गुड इवनिंग स्टूडेंट। पहले हम लोग आज केमिस्ट्री में क्लास को कंटिन्यू करेंगे, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं मेरे साथ आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन स्टूडेंट, किसे कहते हैं वैद्युत रसायन? देखिए, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करना है स्टूडेंट कि भौतिक रसायन विज्ञान भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में ना, वैद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इन जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक, तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो वैद्युत ऊर्जा कैसे रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, या फिर रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कैसे बदल रही है, इन सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, वैद्युत रसायन में करते हैं। तो वैद्युत रसायन में सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग वो जानेंगे इलेक्ट्रोड यानी हाफ सेल के बारे में, फिर सेल के बारे में। तो ब्रीफ में सारी चीज़ों को इत्मीनान से अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। और हाफ सेल यानी अर्ध सेल किसे कहा जाता है? हाफ सेल होता क्या है, किसे कहते हैं हाफ सेल? जब किसी धातु की छड़ को, जैसे एक मेटल की रॉड है और इसको आपने एक वैद्युत अपघट्ट में रखा है, एक इलेक्ट्रोलाइट में रखा हुआ है, ठीक है। ये एक क्या है, धातु की छड़ है और इसको आपने किसी वैद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट में रखा हुआ है, ठीक है। ये मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड को अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट में रखा हुआ है तो यह युक्त ही क्या कहलाती है, अर्ध सेल कहलाती है। जब किसी धातु की छड़ को किसी उपयुक्त वैद्युत अपघट्ट में रखा जाता है तो यह युक्त ही आपकी क्या कहलाती है, अर्ध सेल कहती है। इसी अर्ध सेल को, इसी हाफ सेल को हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो when a metal rod is kept in electrolytic solution then the device is called half cell। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं, इसे अर्ध सेल बोलते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा अर्ध सेल होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है, वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एनोड और कैथोड। एनोड क्या होता है, एनोड किसे कहते हैं? यानी वो अर्ध सेल जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो। ऐसा हाफ सेल जिस पर कौन सा रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन। The electrode on which oxidation reaction is occur is called anode and the electrode on which reduction reaction is occur is called cathode। जिस पर रिडक्शन की रिएक्शन,
तो क्या बोलना है कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो उसे एनोड कहा जाता है। ध्यान रखना, जहां ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग एनोड बोलेंगे, और जहां अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अकर इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन रिएक्शन इज अकर इज कॉल्ड कैथोड। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो उसे एनोड कहा जाता है, और जिस पर अपचयन की क्रिया हो उसे कैथोड कहा जाता है। ये ध्यान में रख के चलना है तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है, सेल किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रोड है तो हाफ सेल है, दो इलेक्ट्रोड हो गया तो पूरा एक सेल कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा कि एक्चुअल में सेल दो तरह के होते हैं, और उसके बिहाफ पे मैं सेल को डिफाइन करूंगा। तो पहले मैं कहूंगा कि सेल दो तरह के होंगे। सबसे पहला एक होगा, फर्स्ट होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सेकेंड होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्ट में रखे होते हैं, और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में रखे होंगे। ठीक है, यहां पर एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर दो अलग अलग स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट है, और इन दोनों को एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से अटैच किया गया होता है, और इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर से अटैच किया गया होता है, और ये एक साल्ट ब्रिज से जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अभी ब्रीफ में उसके बारे में पढ़ेंगे। बस पहले एक चीज जरा यहाँ पे देखो कि क्या देख रहे हो, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट के हैं, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग है ना, एक इसमें एनोड है एक कैथोड है, एक एनोड है क्या है कैथोड है। तो अब हमारी सेल की क्या डेफिनेशन बनी कि जब किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों को एक ही वैद्युत अपघट्ट या दो अलग अलग वैद्युत अपघट्ट में रखा जाता है और उन्हें एक सुचालक तार से परस्पर एक दूसरे से संपर्कित कर जोड़ दिया जाता है, तो यह युक्ति ही हमारी क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। जब किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग वैद्युत अपघट्ट में रखा जाता है और उन्हें एक तार, सुचालक तार के द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दिया जाता है, तो इस तरह से यह युक्ति ही हमारी क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। तो अब मैं सेल की यहाँ डेफिनेशन क्या दूंगा कि जब किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों को एक ही वैद्युत अपघट्ट या दो अलग अलग वैद्युत अपघट्टों में रखा जाता है और उन्हें एक सुचालक तार द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दिया जाता है, तो यह युक्ति ही क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। अब इसमें सबसे पहले जानते हैं वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। क्या होता है वैद्युत अपघटनी सेल? देखिए स्टूडेंट, वैद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा। तो वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही वैद्युत अपघट्ट में रखा गया होता, जैसे मान लो वैद्युत अपघट्ट ए भी है रखा गया, और एक को बैटरी के धन से और एक को बैटरी के
ऋण से जोड़ दिया जाता है जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ए बी टूट जाता है, ए प्लस और बी माइनस। एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर बी माइनस आयन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन हो जाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जहां भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जहां भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और जहां आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से देखो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। कैथोड पर कौन जाएगा? ए प्लस आयन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाएंगे? उदासीन। जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां अपचयन की क्रिया होती है। वहां पर अपचयन की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो क्या कहना है कि वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इनमें दो इलेक्ट्रोडों को एक ही वैद्युत अपघट्ट में रखा गया होता है तथा एनोड का संबंध धन विभव से, कैथोड का संबंध ऋण विभव से कर दिया था। किसके? बैटरी के। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इस तरह वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। आ गया समझ में? है कि एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ और कैथोड पर अपचयन हुआ। कब हुआ? जब हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की, जब इसको पॉजिटिव चार्ज जोड़ा, इसको निगेटिव चार्ज जोड़ा और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की, तभी इस पर ऑक्सीकरण हुआ, तभी इस पर अपचयन हुआ। इस तरह वैद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई? रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू रासायनिक ऊर्जा को, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इसमें इसका प्रमुख एग्जाम्पल है गैल्वनी सेल। गैल्वनी सेल में एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है। प्रमुख एग्जाम्पल क्या है? गैल्वनी सेल है। और इस गैल्वनी सेल में एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। इस जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में, यहां पर यह है जिंक सल्फेट का विलयन में रखा गया होता और कॉपर की छड़ को, कॉपर की छड़ को
कॉपर सल्फेट विलयन में रखा गया होता है। दोनों ही वैद्युत अपघट्टों का संबंध एक यू आकार के कांच की नलिका से किया गया होता है, जिसे साल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक सुचालक तार द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया होता है। ठीक, यहां पे देखो साल्ट ब्रिज क्या काम करता है। साल्ट ब्रिज जो साल्ट ब्रिज है इसमें KCl, K2SO4 या KNO3 भरा होता है। ठीक, ये वोल्टेज को गिरने से रोकता है। को गिरने से रोकता है। ये वोल्टेज को गिरने से रोकता है और वैद्युत अपघट्ट की उदासीनता, न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखता है। तो ये वोल्टेज को लो होने से रोकता है, डाउन होने से रोकता है, और वैद्युत अपघट्ट की जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट उसकी न्यूट्रलिटी को, उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक, तो साल्ट ब्रिज एक यू आकार के कांच की नलिका होती है जिसमें KCl, K2SO4 या KNO3 भरा होता है। ये वोल्टेज को गिरने से रोकता है और वैद्युत अपघट्ट की उदासीनता को बनाए रखता है, जिससे आयनों का प्रवाह होता रहता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बनाए रखता है। ऐसे कहेंगे यहां पर। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बनाए रखता है। ध्यान दीजिएगा। अब एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं यहां पे। कि क्या बोलना है पहले इसके बारे में कि गैल्वेनी सेल में एक जिंक का धातु का इलेक्ट्रोड होता है, जिसे जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा गया होता है। इन्हें एक सुचालक तार से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया होता है तथा दोनों ही वैद्युत अपघट्टों का संबंध एक यू आकार के कांच की नलिका से किया गया होता है, जिसे साल्ट ब्रिज कहते हैं। इस साल्ट ब्रिज में KCl या K2SO4 या KNO3 भरा होता है, या वोल्टेज के गिरने से रोकता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बनाए रखता है और वैद्युत अपघट्टों की उदासीनता को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखेगा अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर पहले समझते हैं कि ये सेल काम कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। चलिए सुनिएगा पहले। देखो, नष्ट का एक विभवोत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। एक विभव उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या कहता है कि वैद्युत विलयन दाब के कारण, कौन सा, वैद्युत विलयन दाब के कारण, वैद्युत विलयन दाब के कारण जिंक के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्षण पर ही त्याग कर स्वयं धनायन के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक,
जिससे अब देखो ये जो परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्षण पर ही त्याग कर विलयन में धनायन के रूप में जा रहे हैं, जिससे क्षण पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस तरह क्षण क्या हो जाती है, ऋणावेशित, और घोल क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो वैद्युत विलयन दाब के कारण धातु के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्षण पर ही त्याग कर स्वयं धनायन के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी तरीके से आयन परासरण दाब, आयन परासरण दाब, आयनोस्मोटिक प्रेशर। तो इस आयन परासरण दाब में क्या होता है, विलयन में उपस्थित धातु आयन, जो विलयन में धातु है, जो कॉपर आयन, जो क्यूप्रिक आयन है, वो क्षण पर जाकर उदासीन होने की क्या करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये क्षण पर जाकर उदासीन होने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस तरीके से यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और उदासीन हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं। यहां पर जाकर के कौन जा रहा है, धनायन जा रहे हैं। तो क्षण कैसी हो जाती, धनावेशित। और चूंकि घोल में रहते हैं सल्फेट आयन, तो ये घोल कैसा हो जाता है, ऋणावेशित। तो देखो क्षण हो गई धनावेशित और घोल कैसा हो गया, ऋणावेशित। यहां पर जो जिंक के परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन के रूप में विलयन में जा रहे हैं। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहां पर क्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। और जहां ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एनोड बोलते हैं। अब एक चीज जरा यहां पे देखो, है तो ये एनोड लेकिन है ऋणावेशित, निगेटिवली चार्ज हो गया है ये एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एनोड हो क्या गया है, ऋणावेशित। अब जरा यहां पर देखो, यहां इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं, तो ये है रिडक्शन। है ये रिडक्शन अपचन, लेकिन ना अब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ये क्या है, कैथोड, कैथोड है ये कैथोड, लेकिन है क्या, पॉजिटिवली चार्ज। उल्टा, जैसे जनरल एक कॉन्सेप्ट लेके आते हो, शुरुआत से जो पढ़ते रहते हो कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड निगेटिवली। यहाँ पर एनोड कैसा हो गया, एनोड हो गया निगेटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब थोड़ा बैक में अपने उस जहाँ पर मैंने बना रखा सेल, वहाँ चलते हम लोग। तो तुमने क्या देखा है स्टूडेंट, कि यहां पर वैद्युत विलयन दाब के कारण क्षण कैसी हो गई थी, ऋणावेशित, क्षण हो गई थी ऋणावेशित, राइट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जा जाकर क्यूप्रिक आयन धीरे धीरे उदासीन हो रहे हैं, और क्षण कैसी हो गई थी, यहाँ पर धनावेशित हो गई थी। इस तरह जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। इधर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड शुरू हो गया, और अब हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, विक्षेप दिखाई देगा, ठीक है। और इस तरीके से जब जैसे ही विक्षेप दिखेगा तुरंत हम ये कहेंगे कि रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, वैद्युत ऊर्जा में बदल गई। तो क्या बोलना है कि वैद्युत विलयन दाब के कारण धातु के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्षण पर ही त्याग कर स्वयं धनायन के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे क्षण ऋणावेशित और विलयन धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार आयन परासरण दाब के कारण विलयन में उपस्थित धातु आयन क्षण पर जाकर उदासीन होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे क्षण धनावेशित और विलयन ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रवाह एनोड से, किधर, एनोड से कैथोड की साइड में प्रारंभ हो जाता है, एनोड से कैथोड की साइड में प्रारंभ हो जाता है, जिससे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखाई देता है। और इस तरह से रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, राइट। इस तरह जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे होगा यहाँ तक समझ में। अब देखो होगा क्या, धीरे धीरे विलयन में यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और यहाँ विलयन में सल्फेट आयन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्यूप्रिक आयन तो क्षण पर चले जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे, हाँ, तो देखो हो क्या रहा है कि जो हमारा विलयन है,
उस विलयन में कंटिन्यूअसली क्या आ रहा है, जिंक आयन आ रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर Zn++ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो जहाँ पर कॉपर की रॉड यहाँ पर लगी थी, वहाँ पर क्यूप्रिक आयन कहाँ चले गए, क्षण पर चले गए। तो विलयन में यहाँ पर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज करता जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जब धीरे धीरे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा और यहाँ पर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, उससे क्या दिक्कत आएगी। अब यही Zn++ बैकवर्ड रिएक्शन चला देंगे। देखो Zn रिवर्सिबल Zn++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। जब जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बैकवर्ड ना होने पाए क्योंकि क्षण कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये जिंक आयन इसी पे जा जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, उल्टा रिएक्शन चला देंगे। ये इस पर ना जाने पाए, इसलिए यहाँ पर साल्ट ब्रिज का प्रयोग किया गया है। अब देखो ये जो साल्ट ब्रिज है, इसके अंदर K+ साहब बैठे और SO4- साहब बैठे हैं। यहां से असल्फेट आयन तुरंत चलेंगे और वो यहां से निकल करके आएंगे और इस जिंक आयन को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस जिंक आयन को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस जिंक आयन को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस तरह से वो इलेक्ट्रोलाइट की न्यूट्रलिटी को, उदासीनता को बनाए रखेंगे। उसी तरीके से इधर से निकलकर K+ आयन आएंगे और वो K+ आयन इनको क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। वो इनको आकर के न्यूट्रल कर देंगे, वो इनको आकर के क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो अभी मैंने बताया था कि ना, अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह देखो जो साल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, वैद्युत अपघट्य की उदासीनता को बनाए रखेगा। ठीक है, और जब ये उदासीनता को बनाए रखेगा तो उससे क्या होगा, अगर यही जिंक आयन आज यहाँ जाने लगते और इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट होने लगते, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था इधर से उधर, वो बाद रुक जाता और वोल्टेज गिर जाता। तो ये वोल्टेज को गिरने से रोकता है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बनाए रखता है। स्टूडेंट, इस संपूर्ण सेल में होने वाली संपूर्ण सेल अभिक्रिया को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। Zn पानी Zn प्लस Cu++ रिवर्सिबल Zn+++ Cu, यानी जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn से Zn++ बन रहा है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है और ये Cu++ कॉपर में बदल रहा है। ये सेल में होने वाली संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। और इस संपूर्ण सेल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, Zn++, तो ऊर्ध्वाधर लाइनें Cu++ एंड Cu, जहाँ पर Zn/Zn++ ये दिखाता है कि एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है ना। Zn किस में हो रहा है, बदल रहा है, Zn++ में बदल रहा है और इसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। और Cu++Cu का तात्पर्य है कि इस पर अपचयन की क्रिया हो रही है। कि कैथोड का मतलब वो कैथोड है ही, यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है। देखो Zn/Zn+, यानी जिंक की क्षण को जिंक आयन के घोल में रखा गया है और इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया और इसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड या एनोड कहा जाएगा। Cu++Cu का मतलब है कि कॉपर की क्षण को क्यूप्रिक आयन के घोल में रखा गया है और इस पर अपचयन की क्रिया हो रही है। इस पर अपचयन की क्रिया हो रही है और इसे अपचयन इलेक्ट्रोड कहा जाए। ठीक है, और दोनों ऊर्ध्वाधर लाइनों का संबंध साल्ट ब्रिज से है। इससे है, साल्ट ब्रिज से है।
ये रहा आपका वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। अब इन दोनों में डिफरेंस भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। वैद्युत अपघटनी सेल एंड वैद्युत रासायनिक सेल। नंबर 1, यह वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है रासायनिक ऊर्जा। यह रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें एनोड धनावेशित, कैथोड जो होता है वो ऋणावेशित। में एनोड ऋणावेशित और कैथोड धनावेशित। ठीक। इनमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्ट में, इनमें दोनों इलेक्ट्रोड दो अलग अलग वैद्युत अपघट्ट में, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में। इसमें उठाना भी मेरे, देखिए अब यहां पर ये इसमें साल्ट ब्रिज का कोई यूज नहीं, लेकिन इसमें साल्ट ब्रिज होगा। ठीक। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में। चलिए नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। स्टूडेंट ध्यान देना, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो क्षण पर उत्पन्न होने वाला विभव ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो क्षण पर उत्पन्न होने वाला विभव ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहेंगे? जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो क्षण पर उत्पन्न होने वाला विभव ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो क्षण पर उत्पन्न होने वाला विभव ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है।
अब इस इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर डालेंगे? डिपेंड करेगा धातु डिपेंड करेगा धातु आयन की सांद्रता पर, एक फैक्टर। दूसरा ताप पर, थर्ड धातु आयन की सांद्रता पर, ताप पर और धातु की प्रकृति पर। इन फैक्टर पर क्या होगा? डिपेंड करेगा ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक मिनट पहले मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दूं तब। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के, जिंक सल्फेट हो गया इस धातु का लवण, जिंक सल्फेट का 1 मोलर सांद्रता का विलयन, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है तो क्षण पर उत्पन्न होने वाला विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है तो क्षण पर उत्पन्न होने वाला विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो इसे E0OP, और अगर आप चयन की क्रिया हो रही है तो इसे E0RP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है स्टूडेंट तो इसे E0OP, और अपचयन की हो रही थी इसे E0RP से प्रदर्शित किया जाता है। कितने मिनट का बना? ये हो गया हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जानते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन एक गैस है और गैस का इलेक्ट्रोड हम लोग नहीं बना सकते, तो हम करते क्या है? प्लेटिनम की एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेटिनम की प्लेट को एक प्लेटिनम के वायर से जोड़ देते हैं। ठीक है,
इस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देंगे, जिससे हाइड्रोजन को अधिशोषित करने की इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। प्लेटिनम का प्लेट है। तो हाइड्रोजन एक गैस है और गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता, अतः इसके लिए हम प्लेटिनम का एक प्लेट लेते हैं जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर दी जाती है, जिससे हाइड्रोजन को अधिशोषित, एड्जॉर्ब, देखो एक होता है अधिशोषण, एक होता है अवशोषण। देखो ये सतही जो हो रहा है ना, सतही, इसे अधिशोषण बोलेंगे। अधिशोषण हमेशा सतही होता है और अवशोषण ये चीज अंदर तक इसमें चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तब इसको क्या बोलेंगे, अवशोषण। ये अवशोषण है और ये अधिशोषण। ना, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्या होता है कि इसकी सतह पे जो है वो हाइड्रोजन को अधिशोषित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जब इस पर प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश कर देंगे। तो इस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं। करने के बाद इसे कांच के एक नलिका में चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं और फिर इसे प्लेटिनम के एक तार से जोड़ देते हैं। अब इसे 1 मोलर सांद्रता के, इसे 1m 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। फिर इसमें 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस भेजी जाएगी 1 atm प्रेशर पर, जो कि प्लेटिनम की प्लेट पर चारों ओर से आच्छादित हो जाएगी, जमा हो जाएगी, मतलब इकट्ठा हो जाएगी इसी पर। तो प्लेट अंदर दब जाएगी, चारों तरफ हाइड्रोजन हो गया। तो एक तरीके से प्लेट तो अंदर बंद होगी, चारों तरफ हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन गया और बाकी जो गैस बची वो बबल्स के फॉर्म में ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो इत्मीनान से एक बार फिर से अच्छे से सुनिएगा। हाइड्रोजन एक गैस और गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकती, तो इसके लिए हम एक प्लेटिनम का एक प्लेट लेते हैं, उस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर देते हैं, जिससे हाइड्रोजन को अधिशोषित करने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। अब इसका संबंध प्लेटिनम के एक तार से कर देते हैं और फिर इसे कांच की एक नलिका में चित्रानुसार, जैसा देख रहे हो आप, ऐसे व्यवस्थित करके रख देते हैं, रखते हैं। और कहाँ रखते हैं, 1 मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन में रखते हैं। कितने डिग्री पर रखते हैं, 25 डिग्री पर रखते हैं। और रखने के बाद इसमें 1 वायुमंडलीय दाब पर भेजते हैं हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस आती प्लेट पर चारों ओर से जमा हो जाती, इकट्ठा हो जाती है। तो प्लेट तो हमारा उसी के अंदर दब गया, जैसे ये प्लेट है तो प्लेट के चारों ओर हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया, वो चीज़ उसके अंदर दब गई। तो ये हाइड्रोजन का बन गया इलेक्ट्रोड, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है ±0.0 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।